हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद इमरान। मैं इमरान आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने किया था मोक 2, तो अब हम करते हैं मोक 3, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी यूपी लेखपाल पुलिस से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची एक तरफ सूची 1 दे रखा है, एक तरफ सूची 2 दे रखा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद बदायूं में बनाया था, तथा सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी को 1504 ईस्वी में बसाया था, जिसे 1506 में इसने राजधानी बना लिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी तथा इसे बाद में अपनी राजधानी बना लिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान के सम्मान में जौनपुर सिटी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा, सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। ये इनके शासक दे रखे हैं, कर्णदेव राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव, राणा रतन सिंह। बात की हमने रणथंभौर की। रणथंभौर का शासक था हमीरदेव, जबकि चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह, देवगिरी का शासक था राजा रॉय रामचंद्र और गुजरात का शासक था कर्णदेव। तो इसका राइट आंसर होगा 3, इसका 4, इसका होगा 2, इसका 1, 3 4 2 1। तो इसका राइट आंसर है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, असम में। इसका राइट आंसर है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? शतानकी, बोधि, उदयन, निकछु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। गौतम बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू, ए दयाल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बात की हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। इन्होंने कहा था गांधी जी से कि आप 1 साल तक ऐसे ही व्यतीत करें। अगला प्रश्न करते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन का गठन 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के
टाउन हॉल में की गई थी? अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? राजा राम मोहन रॉय, माइकल मधुसूदन, राधाकांत देव, हेनरी विवियन डिरोजियो। इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डिरोजियो। उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं थे? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। बात की हमने उग्रवादी नेता, उग्रवादी नेता में बाल, पाल और लाल और घोष, ये उग्रवादी नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेता थे। जबकि उदारवादी नेता में गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी उदारवादी नेता थे। अगला प्रश्न करते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि किस किस सागर को जोड़ती है? बाल्टिक सागर बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, साल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न करते हैं। इधर सूची 1 दे रखा है, इधर सूची 2 दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को, इसका हो जाएगा 3। विश्व की छत, ये पामीर को कहते हैं। 4, हजारों झीलों का देश, ये फिनलैंड को कहते हैं। 1, मोतियों का द्वीप, ये बहरीन को कहते हैं। ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, महानदी, पेन्नार, दामोदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, महानदी, पेन्नार, दामोदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा के अंदर महानदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड बांध परियोजना ये राउरकेला स्टील प्लांट को जल प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। यह अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 इसके ऑप्शन है। ये 4 इसके ऑप्शन है। ए, बी और सी तीनों सही हैं। बी, सी और डी तीनों सही हैं। केवल सी और डी सही है। केवल ए और डी सही है। तो आइए हम देखते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये बात सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता, ये गलत है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, बल्कि अलग अलग पहाड़ी से भी होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है।
राजस्थान में वर्षा का जो वितरण प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये बात भी सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और डी सही है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दमन एवं दीव। 31 अक्टूबर 2019 को दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसकी राजधानी दमन होगी। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है? वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति, या निजीकरण की नीति, या उपरोक्त कुछ सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनमें ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की नीति होती है, उदारवादी भी होता है, और प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण की नीति भी होती है, ये सभी। अगला प्रश्न करते हैं। भारत में ई नाम या ई राष्ट्रीय बाजार लागू हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2016। भारत में ई नाम 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ई नाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर एंड मार्केट। अगला प्रश्न करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ फसल का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसमें होने वाली बीमारी का नाम दिया है। गन्ना में कौन सा रोग हो जाता है? गन्ना में रेड रॉट रोग होता है। धान में खैरा रोग हो जाता है। अरहर में उकठा या विल्ट रोग हो जाता है, जबकि आलू में झुलसा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2341। 2341 देखते हैं। 2341 ऑप्शन नंबर बी, 2341। अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाला, या राजकीय पेंशनर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋणी। मुद्रास्फीति क्या होता है? जब मुद्रा में कमी आ जाती है, जब मुद्रा का जो मूल्य होता है, जब मूल्य में कमी हो जाती है, मूल्य गिर जाता है, उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में जो ऋणी होता है उसको लाभ होता है, जबकि जो देने वाला होता है, जो ऋणदाता होता है, जो साहूकार होता है, उसको हानि होती है। उत्पादक वर्ग जो होता है उसको लाभ होता है, जबकि निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले को हानि होती है तथा परिवर्तन आय वाले को लाभ हो जाता है। धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन और निर्धन होता चला जाता है। जो धनी वर्ग था वो धनी, और जो निर्धन वर्ग था वो कमजोर होता जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति से होने वाले लाभ या हानि थे। अगला प्रश्न करते हैं। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं थी। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित थे। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो इसमें कहा था भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं थी, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, या निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको अनुच्छेद 93 के अनुसार चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? CF स्ट्रॉन्ग, H फाइनर, KC हियर, AH ब्रिज? तो इसका राइट आंसर है KC हियर। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ KC हियर को माना जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नजातीय अल्पसंख्यकों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। आज काफी अच्छे प्रश्न हैं, तो आइए हम और करते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होता है? भारत में अनेक धर्म हैं, गलत है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भी गलत है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है भारत में राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उससे होने वाले रोग दे रखे हैं। उसकी कमी से कौन कौन सी डिसीज हो जाती है? तो देखते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ये ठीक है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता नहीं होता। फॉलिक एसिड, ये रक्ताल्पता होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग होता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से, जो सूर्य का जो सुबह सुबह की जो सबसे पहली जो किरण होती है, वो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया क्या होता है? स्वाद संवेदना की कमी, यानी कि स्वाद चखने में कमी हो जाती है। घ्राण संवेदना की कमी, यानी कि जो सूंघने की जो क्षमता होती है। घ्राण क्या होता है? सूंघने की जो क्षमता होती है, सूंघने की जो क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। या स्पर्श संवेदना की कमी हो जाती है, छूने में कमी हो जाती है। या ऊष्मा संवेदना की कमी हो जाती है, एनर्जी में कमी हो जाती है, एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनोस्मिया एक प्रकार की बीमारी है जिसके कारण सूंघने की क्षमता अर्थात घ्राण संवेदना में कमी हो जाती है।
अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? पीतल एवं इनक्वार, कांसा एवं नाइक्रोम, पीतल एवं कांसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पीतल एवं कांसा। अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या नीचे डूब जाएगा? जब एक जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो वह ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, अपरिवर्तित रहेगा या डूब जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उठेगा। ऊपर क्यों उठेगा? नदी का जो जल होता है उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है, जबकि जो समुद्र का घनत्व होता है, समुद्र का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण जो जहाज होगा वो ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।